हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मशीन लर्निंग सीरीज में। और ये हमारी मशीन लर्निंग सीरीज की तीसरी वीडियो है। पिछली दो वीडियोस में हमने मशीन लर्निंग की हिस्ट्री और बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बारे में समझा। और इस वीडियो में हम लोग अ, जो एक हिस्टोरिकल रिसर्च पेपर है 1953 में लिखा गया था, जिसके राइटर हैं वॉरेन मैकुलच और वॉल्टर फिट्स, जिन्होंने ये पूरा का पूरा रिसर्च पेपर लिखा था, जिसका नाम है अ लॉजिकल कैलकुलस ऑफ द आइडियाज इमिनेंट इन नर्वस एक्टिविटी। तो आज हम लोग इस रिसर्च पेपर को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिसर्च पेपर में ऐसा क्या था जो कि ये रिसर्च पेपर आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यूरल नेटवर्क है, मशीन लर्निंग है, उसका बेस बना और उसकी डायरेक्शन को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक है। तो उस समय जो साइंटिस्ट थे वो इतना तो जानते थे कि हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन, हमारे जो ब्रेन है उस ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं। ठीक है। अरबों न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और ये जो ब्रेन है, ये जो न्यूरॉन है, इन न्यूरॉन से सिग्नल्स, एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में पास ऑन होता है। ठीक है। तो ये उस समय के साइंटिस्ट को ऑलरेडी पता था। लेकिन जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि मानव, जो हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है, वो सोचता कैसे है। ठीक है। हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम चीज़ों को याद कैसे रखते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा सोचना, डिसीजन लेना, हमारा चीज़ों को याद रखना, क्या ये मैथमेटिक्स और लॉजिक की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है, या फिर इनका एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है और जो फंक्शन हमारा ब्रेन करता है वही फंक्शन इस स्ट्रक्चर के थ्रू आर्टिफिशियली परफॉर्म कराया जा सकता है या नहीं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते ढूंढते वरेन मैकुलस और वॉल्टर फिट्स ने ये पूरा का पूरा रिसर्च पेपर लिखा। जो वरेन मैकुलस थे वो एक न्यूरो साइंटिस्ट थे और जो वॉल्टर फिट्स थे वो एक मैथमेटिशियन थे, या फिर हम कह सकते हैं कि लॉजिशियन सेल्फ थॉट लॉजिशियन थे। ठीक है। तो उन दोनों ने मिल करके इन सारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस का आंसर इस रिसर्च पेपर के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करी। और एट द एंड उनका आंसर आया कि हाँ, हम आर्टिफिशियल सिस्टम बना सकते हैं। और इस पूरे के पूरे रिसर्च पेपर में उन्होंने यही कोशिश किया है कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो हमारे ब्रेन को मिमिक कर रहा है वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है। और यही सारी चीज़ें हैं। और यही जो थॉट है, यही थॉट आगे चल करके आर्टिफिशियल और न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, एआई सिस्टम्स, इन सब का बेस बना। ठीक है। तो आई थॉट कि अब हम अच्छे तरीके से ये समझ चुके हैं कि इस रिसर्च पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। इस पूरे के पूरे रिसर्च पेपर को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ था मैथमेटिकल बायोफिजिक्स में पब्लिश हुआ था वॉल्यूम 5 में। और फिर दोबारा 1990 में, यानी कि फर्स्ट टाइम ये 1943 में पब्लिश हो गया था, फिर दोबारा से रीप्रिंट किया गया है 1992 में मैथमेटिकल बायोलॉजी वॉल्यूम 52 में। ठीक है। इस पूरे के पूरे रिसर्च पेपर में 5 एजम्पन्स किए गए हैं, 10 कोर थ्योरम्स हैं और इसमें प्रपोजिशनल लॉजिक की बहुत ज़्यादा बात की गई है। तो प्रपोजिशनल लॉजिक क्या है? आप लोग ये देखते होंगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है। ठीक है। और उन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रपोजिशन के बारे में बताया गया है, लॉजिक गेट्स के बारे में बताया गया है, जो बुलियन ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे
यूज होंगी। तो आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जा करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, मैपिंग में हम क्या करते हैं कि ये देख लेते हैं कि जो हमारा रियल न्यूरॉन है, यानी कि जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, वो किस तरीके से मैप हुआ जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा था कि डेंड्राइट्स जो है वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया इनपुट का। ठीक है, कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या करें कि 0 और 1 के फॉर्म में इनपुट्स को दे सकें। ठीक है, दूसरा है सेल बॉडी, जो कि क्या करता था कि जितने भी हमारे पास इनकमिंग सिग्नल्स हैं उनको प्रोसेस करता था। ठीक है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो इनकमिंग सिग्नल्स वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वेट के कॉन्सेप्ट से मैच हो रहा है, कि जो कुछ इनपुट्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करते हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ लेस इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये वेट पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली। फिर तीसरा हमारा है वहाँ पे रियल न्यूरॉन में थ्रेशोल्ड, यानी कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन सा सिग्नल है वो बिग इनफ है या फिर बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है, और अगर वो इम्पोर्टेंस है तो उससे हम फायर कराते हैं, न्यूरॉन को फायर कराते हैं, अदरवाइज हम उसको छोड़ देते हैं। यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया थ्रेशोल्ड का, कि अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ टोटल सिग्नल्स, एक पर्टिकुलर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्नल्स आते हैं, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आया कि सेंट एक्सॉन फायर्स का, कि जो सिग्नल्स हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन को फायर दिए जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट का कॉन्सेप्ट आया। तो आउटपुट क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर है यहाँ पे इनहिबिटरी इनपुट, यानी कि अगर ऐसे सिग्नल्स रिसीव हों जो कि मतलब ये तय करे जो न्यूरॉन की फायरिंग है उसको प्रिवेंट करे। जैसे सपोज करो कि अ, हम ये देख रहे हैं कि 2 सेकंड में जो रेड लाइट है उसमें अभी येलो लाइट है, और 2 सेकंड में वो रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब वहाँ पे एक टाइम है कि हम सोचे कि कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है तो हम सिग्नल को क्रॉस कर जाए, हम रेड लाइट को क्रॉस कर जाए। और दूसरा ये है कि 2 सेकंड की तो बात है, हम रुक जाते हैं, तो हमारा क्या होगा कि हमारा ब्रेन फंक्शनिंग करेगा और ये सिग्नल भेजेगा कि भाई आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि 2 सेकंड की बात है, 2 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, रेड सिग्नल होगा, उसके बाद गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, और उसके बाद फिर जब ग्रीन सिग्नल होगा तब आप क्रॉस करना। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव सिग्नल्स भी होते हैं उसको इनहेबिटेशन इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनहेबिटरी इनपुट आता है। तो अगर इनहेबिटरी इनपुट मिलता है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने मैपिंग समझा आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मैथमेटिकल न्यूरॉन के साथ। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो 5 कोर रूल्स हैं वो क्या क्या है, बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो मैकलच पिट्स हैं अ, उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया या कहाँ से उनके दिमाग में ऐसा आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मैकलच हैं, वारेन मैकलच, वो क्या है, वो न्यूरो साइंटिस्ट है, राइट। और अगर वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं तो उन्हें ये ऑलरेडी पता था कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, वो हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। तो हमारे ब्रेन में, यानी कि जो न्यूरॉन है उसका एक बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि या तो सारे के सारे न्यूरॉन फायर होंगे या कोई भी न्यूरॉन फायर नहीं होगा। ठीक है,
यानी कि न्यूरॉन या तो एक्टिव स्टेट में रहेगा या इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। यानी कि ओवर कहने की बात यह है कि न्यूरॉन के सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेट होंगे, एक्टिव और इनएक्टिव, फायर और नो फायर। ठीक है, और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बोला गया ऑल और नॉन लॉ, मतलब सभी या कोई भी नहीं नियम। ठीक है, और इसका सिंपल सा मतलब ये था कि सारे अगर न्यूरॉन फायर करता है तो वो कॉन्सेप्ट ट्रू होगा, यानी कि मैथमेटिकली हम 1 से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी न्यूरॉन फायर नहीं करता है तो फॉल्स होगा और उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्लच और पिट्स को लगा कि इस अगर ये तो पूरा का पूरा जो हम मैथमेटिक्स में फिर पोजिशनल लॉजिक्स को पढ़ते हैं तो ये तो बिल्कुल उसी तरीके से है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम प्रीपोजिशनल लॉजिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हमें लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा जाता है, एंड और नॉट। ठीक है, इन सब के बारे में बताया जाता है, प्रपोजिशंस के बारे में बताया जाता है कि कोई भी प्रपोजिशन होता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, आइदर इट इज़ ट्रू और आइदर इट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो वहाँ से इन लोगों को लगा, यानी कि मैकलच और पिट्स को लगा कि अरे यार ये तो जो हम मैथ्स में प्रीपोजिशनल लॉजिक्स पढ़ते हैं ये तो बिल्कुल उसी की तरह काम कर रहा है न्यूरॉन भी। तो हम इसको जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, इसको हम क्यों ना, यानी कि इस पूरे नेटवर्क को हम लॉजिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से पूरा का पूरे थ्योरी आई। और जैसा कि आपको पता है कि अगर हम कोई भी थ्योरी लिखते हैं या फिर किसी भी थ्योरी को अच्छे तरीके से अगर हमें स्थापित करना हो तो हमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने भी ये 5 बेसिक एजम्पशंस किए। ये एजम्पशंस इस तरीके से हैं, आप देख सकते हो, ऑल और नथिंग, फिक्स्ड थ्रेशोल्ड, साइनेप्टिक डिले ओनली, इनहैबिटेशन इज एब्सोल्यूट, स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज। और एक एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप चाहो तो इस पूरे रिसर्च पेपर को मैं आपको आगे जब ये पूरी स्लाइड खत्म होगी तो मैं आपको रिसर्च पेपर के स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा। और अगर आप चाहो तो इस पूरे रिसर्च पेपर को आप खुद भी डाउनलोड करके एनालिसिस कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इस रिसर्च पेपर के डाउनलोड लिंक डाल दूंगा, आप लोग चाहो तो वहाँ से इस रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन समझते हैं इसको। तो अगर आप रिसर्च पेपर को देखोगे जाकर के तो रिसर्च पेपर में लाइन लिखी हुई है, द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन इज एन ऑल और नन प्रोसेस। ठीक है, ये पेपर की लाइन है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्टिविटी है न्यूरॉन की, ठीक है, वो क्या करता है कि ऑल और नन प्रोसेस को फॉलो करता है। तो हम ऑल और नन प्रोसेस का मतलब सिंपली समझ चुके हैं कि ऑल का मतलब या तो न्यूरॉन फायर होगा, सारे न्यूरॉन फायर होंगे, ठीक है, या फिर कोई भी न्यूरॉन फायर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसमें दो ही स्टेट रहेंगे, फायर, नो फायर, एक्टिव और नो एक्टिव, यानी कि इनएक्टिव, ट्रू, फॉल्स। किसी भी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेट रहेंगे और कोई तीसरा स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला एजम्पशन ये था। दूसरा जो एजम्पशन है वो क्या है, वो ये है फिक्स्ड थ्रेशोल्ड। तो पेपर में जो लाइन लिखी हुई है, यानी कि जो जिस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं उस पेपर में जो लाइन लिखी हुई है एज इट इज ये है, अ फिक्स्ड नंबर ऑफ साइनेप्सिस मस्ट बी एक्साइटेड विद इन द पीरियड ऑफ लेटेंट एडिशन। ठीक है, यानी कि इसमें ये बात कर रहा है फिक्स नंबर ऑफ साइनेप्सिस की। ठीक है, अब फिक्स नंबर ऑफ साइनेप्सिस की बात कर रहा है, यानी कि जो न्यूरॉन है हर न्यूरॉन में एक जो फिक्स नंबर ऑफ इनकमिंग सिग्नल्स अगर आएंगे तभी वो न्यूरॉन फायर करेगा, अदरवाइज वो न्यूरॉन फायर नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब ये कैसे होगा, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि सपोज करो कि एक न्यूरॉन में, ठीक है, जो थ्रेशोल्ड है वो 5 फिक्स किया गया है। ठीक है, तो अगर 5 सिग्नल्स आते हैं, यानी कि एक जो न्यूरॉन है हमारे पास उसमें जो थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड 5 है। ठीक है, तो अगर
5 सिग्नल्स आते हैं वहाँ पे, ठीक है, एक हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है, और उसमें अगर हमारे पास कितने 5 सिग्नल्स आते हैं तभी वो न्यूरॉन फायर करेगा, अदरवाइज वो न्यूरॉन फायर नहीं करेगा, ठीक है। तो सपोज करो कि 4 सिग्नल्स आए तो न्यूरॉन जो है वो क्या करेगा, नो फायर, ठीक है। और अगर 5 या इससे ज़्यादा सिग्नल्स आए तो न्यूरॉन क्या कर जाएगा, फायर कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 जो हमारे पास है ये क्या हो गई, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फिक्स्ड थ्रेशोल्ड। तीसरा जो एजम्पशंस था उनका वो है साइनेप्टिक डिले ओनली, ठीक है। तो पेपर में ये लाइन किस तरीके से लिखी हुई है, जो रिसर्च पेपर है उसमें ये लिखा हुआ है, द ओनली सिग्निफिकेंट डिले विद इन द नर्वस सिस्टम इज सिनेप्टिक डिले, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डिले इम्पोर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में, और वो क्या है, वो है साइनेप्सिस डिले, यानी कि वो डिले जब न्यूरॉन एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में पास करता है, ठीक है। यानी कि एक ये है, ठीक है, ये हेड हो गया, ठीक है, और ये टेल हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये साइनेप्सिस है, और फिर ये साइनेप्सिस क्या करेंगे, दूसरे जो हमारे पास डाइड्रेंट है, ठीक है, न्यूरॉन के, ठीक है, उसके कनेक्ट में आएंगे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये एक दूसरे के कनेक्ट में आएंगे साइनेप्सिस, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई डिले होता है तो वो डिले इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज और कोई डिले यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ओनली साइनेप्टिक डिले विल बी विद इन द नर्वस सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनहैबिटेशन इज एब्सोल्यूट, ठीक है, इनहैबिटेशन इज एब्सोल्यूट। अब इसमें क्या कह रहा है, तो पेपर में ये जो लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है, द एक्टिविटी ऑफ एनी इनहैबिटेशन साइनेप्सिस एब्सोल्युटली प्रिवेंट्स एक्साइटेशन ऑफ द न्यूरॉन्स एट दैट टाइम, ठीक है। तो इनहैबिटेशन का मतलब यहाँ पे ये है, सपोज करो कि हमारे पास दो तरीके के सिग्नल हैं, एक पॉजिटिव सिग्नल है और एक नेगेटिव सिग्नल है, ठीक है। अब मान लो कि 5 थ्रेशोल्ड वैल्यू है किसी भी न्यूरॉन को फायर करने की, तो जिसमें से कि 5 आपके पास पॉजिटिव सिग्नल आता है और एक आपके पास नेगेटिव सिग्नल है, तो ये जो नेगेटिव सिग्नल है ये इनहैबिटेशन की तरह यूज होगा, और ये क्या करेगा, पूरे न्यूरॉन को फायर करने से रोक देगा, यानी कि नो फायर, यानी कि न्यूरॉन फायर नहीं होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझते हो कि सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो कि एक रोड को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे कोई भी रेड लाइट नहीं है। तो जब आप किसी रोड को क्रॉस कर रहे हो और वहाँ पे रेड लाइट नहीं है तो आप क्या करोगे, है ना। तो आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, अपने दोनों तरफ से कि आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ठीक है, और आपने देखा कि एक गाड़ी है वो थोड़ी डिस्टेंस पे है, ठीक है, और उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि आप तो ये रोड क्रॉस कर जाओगे, बट एक टाइम पे ये थॉट आता है कि नहीं यार, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो हिट भी कर जाए, तो आप वहीं पे रुक जाते हो, है ना। तो आपके पास क्या हुआ, गट फीलिंग आई और आप वहीं पे रुक गए, यानी कि न्यूरॉन नो फायर हो गया, फॉल्स हो गया यहाँ पे आपका। तो इस तरीके के जो मतलब स्टेट होती है उसको हम इनहैबिटेशन इन इज एब्सोल्यूट कहते हैं। तो वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि अगर एक भी इनहिबिटरी सिग्नल्स आ जाता है, ठीक है, एक्टिव होता है, तो जो न्यूरॉन है वो फायर नहीं होगा, ठीक है। और जो पांचवा एजम्पशन किया गया है, स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा हमारे पास क्या कहते हैं, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका वो स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वेट वगैरह अपडेट नहीं होगा उसका। तो इस पूरे पाँच के पांच एजम्पशंस में दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक थ्रेशोल्ड जो हम आज के टाइम पे भी यूज कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं कि वेट अपडेट नहीं होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट की भी बात करते हैं, है ना। तो पॉजिटिव सिग्नल्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बाइनरी यानी कि 0 और 1 की बात कर रहे हैं, 2 और फॉल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस एजम्पशंस में हम
समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 एजम्पशंस थे जो कि इस पेपर में किए गए थे, है ना। और इन पांच पांच एजम्पशंस के बेसिस पे आगे की जो थ्योरी है, ठीक है, 10 थ्योरी जो कि इस पूरे पेपर का कोर है, वो दिया गया है। हम वन बाय वन अब उनको भी समझेंगे कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थ्योरम्स की। ठीक है, तो पूरे थ्योरम्स को, पूरे के पूरे 10 थ्योरम्स को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, थ्योरम 1, 2 और 3। ये जो थ्योरम्स है ये बेसिकली बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये बात कर रहे हैं ए साइक्लिक नेटवर्क के बारे में। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि ए साइक्लिक है, जिसमें कोई भी फीडबैक लूप नहीं है। ठीक है, तो थ्योरम 1, 2, 3 ये साइक्लिक नेटवर्क के बारे में बात कर रहा है, और 4 से लेकर के 10 तक जो थ्योरम है वो साइक्लिक नेटवर्क, रियलाइजेशन, इक्विवेलेंस, इन सब के बारे में बात कर रहा है। तो हम सेकेंड पार्ट में 4 टू लेकर के 10 नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये जो नेटवर्क्स हैं, मतलब 1, 2, 3 ये क्या कहते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम 1। ठीक है, थ्योरम 1 क्या कह रहा है, एवरी नेट ऑफ ऑर्डर 0, ठीक है, कैन बी सॉल्व इन टर्म्स ऑफ टेम्पोरल प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब नेट ऑफ ऑर्डर 0 का मतलब क्या है, नेट ऑफ ऑर्डर 0 का इस रिसर्च पेपर में ही मतलब बताया गया है। ठीक है, जब आप रिसर्च पेपर को अगर पढ़ोगे, देखोगे, तो वहां पे लिखा हुआ है नेट ऑफ ऑर्डर 0 का मतलब है नो साइकिल्स। ठीक है, मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई भी साइकिल नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई भी साइकिल नहीं है, ठीक है, यानी कि ए साइक्लिक है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि टेम्पोरल प्रोपोजिशनल एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं और उसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब टेम्पोरल प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन क्या है, तो इसके लिए आप लोग को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। वहाँ पे आप में प्रीपोजिशनल लॉजिक्स के बारे में बताया गया है, जो कि हर कंडीशन में सिर्फ दो ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, आइदर इट इज ट्रू और आइदर इट इज फॉल्स। ठीक है, और फिर इसमें आप प्रीपोजिशनल में हम लोग लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो इन सारे ऑपरेटर्स की भी बात कर लेते हैं। तो इन सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कंप्लीटली टेम्पोरल प्रोपोजिशनल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे टेम्पोरल प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात कर रहा है। तो अगर हम मोटा मोटा समझें इसको, ठीक है, थ्योरम 1 को, तो ये सिंपल से ये कह रहा है कि भाई नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क का मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, न्यूरॉन के नेटवर्क की बात कर रहा है। तो नेटवर्क को लॉजिक की फॉर्म में दिखाया जा सकता है। ठीक है, थ्योरम 1 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल, कि नेटवर्क को लॉजिक की फॉर्म में दिखाया जा सकता है और रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कर लेते हैं कि मान लो कि C जो है वो तभी ट्रू होगा जब A और B दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, C तभी ट्रू होगा जब A और B दोनों ट्रू होंगे। तो इसको हमें कैसे लिखना होगा, C इक्वल टू A एंड B, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास कि ये हमारे पास क्या हो गया, प्रपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। थ्योरम 1 क्या कह रहा है, थ्योरम 1 ये कह रहा है कि नेटवर्क से लॉजिक को ड्राइव किया जा सकता है, नेटवर्क को लॉजिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम 1 है, और इस थ्योरम से रिलेटेड ये हमारे पास जो रिसर्च पेपर है उसमें ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये इक्वेशन कुछ नहीं है, इस इक्वेशंस में सिंपली सारे के सारे जो इनहेबिटेशन टर्म्स हैं इन सबको यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें भी समझनी हो तो आप बता देना।
मैं आगे मतलब इस पे फर्दर वीडियो बना करके इसके पूरे के पूरे मैथमेटिक्स को, थ्योरम्स को, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको समझाने लग गया तो ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थ्योरम्स के बारे में मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है। अब इनके पूरे के पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, इनके डेरिवेशंस को अगर आपको समझना हो वन बाय वन तो आप बता देना, वीडियो में कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उस पर पूरी डिटेल वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी टीपीई, यानी कि टेम्पोरल प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन इज रिलाइजेबल बाय अ नेट ऑफ ऑर्डर जीरो। अब अगेन यहाँ पे नेट ऑफ ऑर्डर जीरो है। नेट ऑफ ऑर्डर जीरो का मतलब ए साइक्लिक नेटवर्क है ना, ए साइक्लिक नेटवर्क। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाले में ये क्या कह रहा था कि आपका नेटवर्क्स को लॉजिक के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब ये कह रहा है कि भाई लॉजिक को, ठीक है, लॉजिक को नेटवर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी एसाइक्लिक लॉजिक, किसी भी लॉजिक को एक एसाइक्लिक नेटवर्क के फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो थ्योरम वन, नेटवर्क टू लॉजिक। थ्योरम टू, लॉजिक टू नेटवर्क। बहुत सिंपल है, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड हमें क्या कह रहा है, थर्ड थ्योरम, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस S1 built from elementary sentence P Z1 Z2 using negation, disjunction, conjunction, implication and equivalence is a TPE if and only if it is false then all। इसका मतलब ये बहुत सिंपल कह रहा है कि अगर आपको, ठीक है, क्या करना हो कि ये देखना हो आपको कि कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन न्यूरल नेटवर्क है और कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन न्यूरल नेटवर्क नहीं है। यानी कि कौन सा जो नेटवर्क है वो टीपीई है, आपका टेम्पोरल प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, और कौन सा नेटवर्क टीपीई नहीं है। अगर आपको ये पता करना हो तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने कि इसके लिए इन्होंने ये किया कि a sentence is false when all its atomic proposition are set to false, ठीक है। कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि C इक्वल टू A एंड B है, तो अगर A भी फॉल्स है B भी फॉल्स है तो ऑब्वियसली C क्या होगा, फॉल्स। अगर A भी फॉल्स है B भी फॉल्स है तो C भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये एक TPE है। बट अगर C इक्वल टू A एंड नोट B कर देते हैं, ठीक है, तो एक आपका क्या हो गया, फॉल्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो इस केस में ये टीपीई नहीं है, ठीक है। तो ट्रू टीपीई यानी कि ट्रू हमारा क्या कहते हैं, जो टेम्पोरल प्रीपोजिशनल इक्विवेलेंस है वो कौन सा होगा, एक्सप्रेशन इक्विवेलेंस, वो होगा जिसमें अगर दोनों इनपुट फॉल्स हैं तो आउटपुट भी फॉल्स होगा, दोनों इनपुट ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे फॉल्स की बात करिए, ट्रू की बात नहीं करिए। द लास्ट रनिंग, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम 3 है, और ये सारी चीज़ें यानी कि किस पे अप्लाइड है, ए साइक्लिक नेटवर्क पे। किस पे, ए साइक्लिक नेटवर्क पे ये सारी चीज़ें अप्लाई एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अब ए साइक्लिक नेटवर्क को हम क्या कहते हैं,
एसाइक्लिक नेटवर्क को हम कहते हैं नेट टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम 3 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और थ्योरम 4 और 5 की। ठीक है, तो अब थ्योरम 4 और 5 क्या कहता है इसको हम देखते हैं। अह, तो थ्योरम 4 जो है वो ये कह रहा है हमारे पास कि बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है, दो तरीके के न्यूरॉन या दो तरीके के इनहेबिटेशन होते हैं। पहला होता है हमारे पास रिलेटिव इनहेबिटेशन और दूसरा होता है एब्सोल्यूट इनहेबिटेशन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो रिलेटिव इनहेबिटेशन और दूसरा है एब्सोल्यूट इनहेबिटेशन। ठीक है, एब्सोल्यूट इनहेबिटेशन। ठीक है, और ये क्या कह रहा है थ्योरम, ये कह रहा है कि भाई दोनों के दोनों जो हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट इनहेबिटेशन दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, रिलेटिव इनहेबिटेशन भी और एब्सोल्यूट इनहेबिटेशन भी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है इनका वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंस होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ है। और अब हम बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में क्या कहता है, एक्साइटेशन इज इक्विवेलेंट टू एब्सोल्यूट इनहेबिटेशन। ठीक है, मतलब अब जो फिफ्थ थ्योरम है वो क्या कह रहा है, फिफ्थ थ्योरम हमारे पास ये कह रहा है कि एक्साइटेशन जो है वो एब्सोल्यूट इनहेबिटेशन के बराबर होता है। ठीक है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा फोर्थ थ्योरम में हमने पढ़ा कि जो एब्सोल्यूट इनहेबिटेशन है और रिलेटिव इनहेबिटेशन है वो दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है, यानी कि बायोलॉजिकली जो है वो अलग अलग हो सकता है इनका मैकेनिज्म, बट मैथमेटिकली जो इम्पैक्ट है वो इन दोनों का सेम है। ठीक है, तो पांचवा जो कह रहा है, पांचवा वो कह रहा है, ठीक है, एक्सटिंक्शन। ठीक है, वो क्या है, वो एब्सोल्यूट इनहेबिटेशन के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि एक स्टिमुलस को बार बार देने पर रिस्पांस कम हो जाता है, जिससे कि अगर क्या कहते हैं, मान लो आपको एक ही चीज़ बार बार पढ़ाई जा रहा है रिपीटेडली। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप कि एक बार सुन लोगे उस चीज़ को, दो बार सुन लोगे, तीन बार सुन लोगे, चार बार सुन लोगे, पांचवी बार आप क्या करोगे, उसे इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन का मतलब वही है कि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार हम वहाँ पे इनपुट कराएंगे या बार बार चीज़ों को देंगे, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फिफ्थ थ्योरम है। अब हम बात करते हैं थ्योरम सिक्स की। ठीक है, थ्योरम सिक्स क्या कह रहा है हमारे पास, फैसिलेशन एंड टेम्परल समेशन में बी रिप्लेस्ड बाय स्पेशल समेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो टेम्परल समेशन है, टेम्परल समेशन का मतलब ये कि अगर जो इनपुट है अलग अलग टाइम पे आते हैं, ठीक है, बट उनका जो इफेक्ट है वो एड ऑन होता है, यानी कि इनपुट अलग अलग टाइम पे आए, बट वो क्या करेंगे कि उनका जो इम्पैक्ट है वो एक बार में हमें आउटपुट पे दिखेगा। ठीक है, और जो स्पेशल समेशन है, ठीक है, वो क्या है कि वो जो इनपुट है वो एक साथ अलग अलग जगह से आए हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो टेम्परल समेशन है, ठीक है, वो स्पेशल समेशन से रिप्लेस्ड किया जा सकता है, यानी कि ये दोनों भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। टेम्परल समेशन का मतलब इनपुट्स अराइविंग एट डिफरेंट टाइम्स समेट विद इन अ शॉर्ट विंडो। ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइम पे जो इनपुट आ रहा है वो क्या हो सकता है, वो एक शॉर्ट विंडो में आपका
उसका सम किया जा सकता है, ठीक है। जो उसका लेटेंट एडॉप्शन पीरियड है वो ऑलमोस्ट 0.25 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो इतने टाइम इंटरवल में अगर डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं तो उनको ऐड ऑन करके उनका समेशन किया जा सकता है। इसको हम टेम्पोरल समेशन कहते हैं और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमें दिखेगा। और दूसरा जो है वो ये कह रहा है कि मल्टीपल इनपुट्स अराइव साइमल्टेनियसली फ्रॉम डिफरेंट साइनेप्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि मल्टीपल इनपुट्स जो आ रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन अलग अलग साइनेप्सेस से। मतलब कि ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ से भी आ रहा है, मतलब किसी न्यूरॉन से, यहाँ से भी आ रहा है किसी न्यूरॉन से, यहाँ से भी किसी न्यूरॉन से, यहाँ पे सिग्नल आते जा रहा है, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो सिग्नल्स यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे सिग्नल्स मिल करके क्या करेंगे, टुगेदर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, एक साथ थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे। और अगर वो थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं या फिर उससे ग्रेटर होता है तो यहाँ पे न्यूरॉन क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा, अदरवाइज न्यूरॉन फायर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस थ्योरम में बोला गया है, थ्योरम 6 में, ठीक है। अब थ्योरम 7 में बात की गई है फीडबैक लूप्स की, ठीक है, फीडबैक लूप्स की। और ये जो फीडबैक लूप है यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास मेमोरी का, ठीक है। हालांकि इस फीडबैक लूप से बहुत ही शॉर्ट टर्म की मेमोरी का बात आता है, बट मेमोरी का कॉन्सेप्ट इन्हीं फीडबैक लूप से आगे बढ़ा। और फिर जो अब हम देखते हैं RNN या LSTM की बात करते हैं, वो सब कुछ उसका जो बेस है वो यही फीडबैक लूप, इसी पेपर के फीडबैक लूप से आता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अल्टरेबल साइनेप्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय सर्कल्स, यानी कि अल्टरेबल साइनेप्सेस जो हैं वो रिप्लेस किए जा सकते हैं फीडबैक लूप से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा मतलब है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं, ठीक है, लर्निंग में वो मैच्योर होंगे, ठीक है, और फिर नए कनेक्शंस भी उससे बन सकते हैं, ठीक है, एज ए फीडबैक लूप। तो यहाँ पे इन्होंने बात कर दी लर्निंग की, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम 7 है। अब हम बात करेंगे थ्योरम 8 की, ठीक है, कि 8, 9, 10 ये क्या कहता है। अब थ्योरम 8 और 9 ये बात कर रहा है हमारे पास साइक्लिक नेट्स की। अभी तक हम असाइक्लिक नेट्स की बात कर रहे थे, अब ये बात कर रहा है साइक्लिक नेट्स की, ठीक है। तो साइक्लिक नेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि cyclic nets have a complete logical solution by a periodic expression plus TPE, यानी कि साइक्लिक नेट्स या फिर हम कह सकते हैं कि लूप वाले नेटवर्क्स में पास्ट का रेफरेंस इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन लेकिन इन्हें मैथमेटिकली भी सॉल्व किया जा सकता है टेम्परल प्रपोजिशनल एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है। अब ये कैसे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक पीरियोडिक एक्सप्रेशन लगा सकते हैं और उस पीरियोडिक एक्सप्रेशन की हेल्प से हम साइक्लिक नेटवर्क्स को जो टेम्पोरल प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन है उस लॉजिक में ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम 8 है। इसी तरीके से थ्योरम 9 है, ठीक है। थ्योरम 9 क्या कह रहा है यहाँ पे, थ्योरम 9 ये कह रहा है कि मतलब ये जो है ये काइंड ऑफ फिलोसफिकल थ्योरम है। अ सीरीज ऑफ क्लासेस अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा gamma is a series of prehensible classes if and only if condition 14 holds, ठीक है। अब रिसर्च पेपर में कंडीशन 14 की बात की गई है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ये बताता है कि अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ठीक है, तो अगर वो पैटर्न हमारा क्या होता है इसमें सेटिस्फाई होता है नेटवर्क में, ठीक है, तब तो वो क्या कर सकता है कि सारे के सारे ब्रेन की लिमिट्स को, ठीक है, डिफाइन कर सकता है, अदरवाइज वो ब्रेन की लिमिट्स को डिफाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास थ्योरम 10 है, ठीक है।
थ्योरम 10 क्या कहता है? एवरी मेंबर ऑफ द सेट के डिफाइंड बाय रिकर्शन बिलो इज रियलाइजेबल एज ए न्यूरल नेट। इसका मतलब ये है कि के जो है वो सफिशियंट रियलाइजेबल हो सकता है, ठीक है, अगर जो एक्सप्रेशन है वो के बिलोंग करता है, अगर एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, वो के को बिलोंग करता है। इट कैन ऑलवेज बी एम्बॉयडेड इन ए न्यूरल नेट, ठीक है। तो ये हमेशा क्या कर सकता है, एक न्यूरल नेट में एम्बॉयड किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे के लिए हमारे पास 3 रूल हैं, ठीक है, क्लोजर अंडर टीपी, क्वांटिफायर्स एंड कॉन्ग्रेंस एंड क्लोज्ड। तो ये हमारे पास 3 छोटे छोटे लॉज हैं जिसके थ्रू के हम डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। और जो थ्योरम 10 है वो बेसिकली रिलाइजेबल कंडीशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 10 लॉज हैं जो इस पेपर में इस रिसर्च पेपर में 10 थ्योरम्स हैं, सॉरी, जो इस पूरे रिसर्च पेपर में डिफाइन किया गया है और बताया गया है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं आगे कि इसमें एग्जांपल्स के थ्रू की प्रेडिक्शंस अगर हमें करनी हो तो किस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल लिया गया है कि अगर हमें क्या करना हो कि हीट या कोल्ड को प्रेडिक्शन करना हो तो किस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जो वेरिएबल्स है हमारे पास, N1 वो हीट रिसेप्टर फायर कर सकता है, N2 जो है वो कोल्ड रिसेप्टर फायर कर सकता है, N3 जो है वो सेंसेशन ऑफ हीट है और N4 जो है वो सेंसेशन ऑफ कोल्ड है, ठीक है। तो अगर हम इसको टेम्परल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कि N3T इक्विवेलेंट टू N1P एंड N2T एंड नोट ऑफ N2T-2, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे इस तरीके से N2T-2 कंजक्शन ऑफ N2T-1, तो इन दो तरीकों से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा TP है, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब वो है कि हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं या किस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं न्यूरॉन की फॉर्म में, ठीक है। अब अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे अब बताया गया है कि किस तरीके से ये जो रिसर्च पेपर है अलग अलग जो रिसर्च है उनका बेस बना। जैसे ट्यूरिंग मशीन का जो इक्विवेलेंस है वो किस तरीके से बना, है ना। तो आप हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कौन से कंसिक्वेंसेस हुए, ताकि उन कंसिक्वेंस को देखते हुए ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आया। इस तरीके से हमारे पास ये अब अलग अलग थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो वन लाइन में ये सारे थ्योरम्स को समराइज करके बताया गया है कौन सा थ्योरम किस तरीके से क्या काम करेगा, ठीक है। ये इम्पैक्ट है, ठीक है, कि मैकुलर पिट्स का जो रिसर्च पेपर है उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल अगर हम पूरे रिसर्च पेपर को समराइज करें, ठीक है, तो ये 6 हमारे पास टोटल इम्पैक्ट है। सबसे पहला है बर्थ ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि इसी रिसर्च पेपर से हमें ये पता चला कि भाई जो हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, तो उस ब्रेन का को आर्टिफिशियली मिमिक किया जा सकता है और पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना। दूसरा है कंप्यूटर साइंस का जो एक फाउंडेशन है, जो कि मतलब ट्यूरिंग मशीन हो गया या फिर दूसरे न्यूरो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट से, ठीक है, वो इस पेपर से निकल के आया। तीसरा लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट किया गया न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू, ठीक है, तो वो हुआ। चौथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज का जो हम लोग देखते हैं कि हम LLMs की बात करते हैं, AI मॉडल्स की बात करते हैं, हम लोग AI एजेंट्स की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का बेस पेपर बन करके ये पेपर मतलब सामने आया, ठीक है। जो हम आज कोग्निटिव साइंस की बात करते हैं वो भी यहाँ से निकल के आया, ठीक है। और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन हमें इस पेपर में देखने को मिला, ठीक है। तो ये कुछ कोर रिजल्ट्स हैं जो इस पेज मेनली पेपर से हमें मिला, और इस वजह से शायद ये पेपर
एक वन ऑफ द कोर पेपर बना एआई की फील्ड का। ठीक है। अब जो क्वेश्चंस था, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन सॉल्व किया जाना, तो कैन बी डिस्क्राइब हाउ द ब्रेन थिंक्स यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिकली ये कोर क्वेश्चंस था, ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं कि ये कोर क्वेश्चन साइंटिस्ट के दिमाग में था कि इस कोर क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढा जाए, है ना। तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये कोर क्वेश्चन था और इसी का आंसर ढूंढने के लिए पूरा का पूरा रिसर्च पेपर लिखा गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंड है, ये हमारे पास और गेट है, ये हमारे पास नॉट गेट है। ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के इसका बताया गया है। ठीक है। थ्रेशोल्ड यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है, पुट किया गया है। और फिर यहाँ पे वैल्यू मतलब एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। ए और बी बेसिकली इनपुट है। ठीक है। और इन पे ए और बी पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ये आउटपुट है। सिमिलरली ये ए और बी यहाँ पे इनपुट है। ठीक है। इन पे और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ये आउटपुट है। यहाँ पे नोट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ए पे, क्योंकि जो नॉट गेट होता है उसमें एक ही इनपुट होता है। ठीक है। और ये उसका आउटपुट है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक गेट का इम्प्लीमेंटेशन भी ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नेट चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो यहाँ पे बात कर रहा है नेटवर्क्स की कि तो यहाँ पे नेट्स विदाउट सर्कल का मतलब यहाँ पे क्या है कि नेट विदाउट सर्कल का मतलब हो गया फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है। नेट विद सर्कल का मतलब हो गया रिकरेंट नेटवर्क। ठीक है। इक्विवेलेंस थ्योरम का मतलब हो गया कि वो क्या है आपके कि उनका बायोलॉजिकल बिहेवियर तो डिफरेंट हो सकता है बट मैथमेटिकल बिहेवियर क्या होगा, हमेशा इक्विवेलेंट होगा। तो उनको इक्विवेलेंस थ्योरम के तौर पर दिखाया गया है। ठीक है। या ट्यूरिंग मशीन लिंक, इस पेपर का लिंक ट्यूरिंग मशीन से भी है। ठीक है। यानी कि इस पेपर के आने के बाद ही आई गेस एक बेस मिला ट्यूरिंग मशीन के लिए, जो कि पेपर 1950 में आया। ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा थ्योरम 7 है, जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि लर्निंग को टच कर रहा है ना। लर्निंग को कि न्यूरल नेटवर्क लर्न कर सकते हैं, यानी कि उनमें वेट भी चेंज हो सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ को वो थोड़ा सा टच कर रहा है, तो यहाँ पे आपको समझाया गया है थ्योरम 7 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, लर्निंग कॉन्सेप्ट को। ठीक है। ठीक है। अब ये पेपर, इस पेपर ने क्यों सारी चीज़ें चेंज कर दी है ना, तो अब ये देखना है कि 1943 में से 50 के बीच में फर्स्ट मैथमेटिकल ब्रेन बना। ठीक है। जिसको हम मैकलेज पिट्स ब्रेन भी कहते हैं, मैकलेज पिट्स न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 1956 में बर्थ ऑफ एआई एक पेपर आया जो कि ड्रामथ कॉन्फ्रेंस में आया, है ना, और जिसमें कि एआई टर्म का यूज़ था और ऑफिशियली यहीं से एआई हमारा स्टार्ट हुआ। फिर 1957 में परसेप्ट्रॉन आया। ठीक है। इससे पहले 1950 में ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग का एक पेपर आया, रिसर्च पेपर आया, जिसमें उन्होंने एक आइकॉनिक क्वेश्चन पूछा, कैन मशीन थिंक। ठीक है। और इसके अराउंड ये पूरा का पूरा पेपर बिल्ड किया। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो निकल के आई हैं वो इसी पेपर को एक बेस की तरह रख करके सारी चीज़ें निकल के आई हैं। ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे आगे आज हम लोग डीप लर्निंग, न्यूरो साइंस, ठीक है, माइंड और मशीन्स की बात कर रहे हैं। तो इस पेपर के आने से हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बदल गई। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टेक अवेज हैं कि हम इसमें मतलब काइंड ऑफ समरी है कि जो हमने ओवरऑल 40-50 मिनट में हमने कवर किया, पढ़ा, वो क्या क्या है। ठीक है। तो ये एक समरी है, आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूरॉन्स आर लॉजिक गेट्स। ठीक है। नेटवर्क्स कैन कंप्यूट एनीथिंग, 5 सिंपल रूल्स, ट्यूरिंग इक्विवेलेंस। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं।
ये आप देख सकते हो स्नैपशॉट है। एक्चुअली मैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पीडीएफ का स्नैपशॉट क्लिक करके आपको दिखा दिया। बाकी इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे ये ओरिजिनल पेपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वायरलेस नेकलेस एंड वर्टर पिट्स में लिखा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनियास कॉलेज ऑफ मेडिसिन, आई थिंक ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, ठीक है। पेपर का नाम है लॉजिकल कैलकुलस ऑफ द आइडियाज इवेंट इन नर्वस एक्टिविटी, ठीक है। हमने इसी पेपर को अभी डिस्कस किया पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो 5 एजुप्शंस किए गए हैं, ठीक है, जिसे हमने बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये 5 एजुप्शंस पेपर्स में एज इट इज जैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसका गो थ्रू कर सकते हो, और हमने ये ऑलरेडी 500 पूरे डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे थ्योरम आप देख लो, यहाँ पे वन बाय वन एक एक थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम वन है, और फिर थ्योरम वन का ये प्रूफ है ऑलरेडी इसी पेपर में, ठीक है। थ्योरम टू है यहाँ पे, थ्योरम थ्री है यहाँ पे, थ्योरम फोर, ठीक है। ये थ्योरम फोर है, ये उसका फिर प्रूफ है, ठीक है। ये थ्योरम फाइव है, फिर ये मतलब ये नहीं है, ये तो शॉर्ट है, ठीक है। ये प्रूफ है, इसके और भी पेजेस हैं। ये थ्योरम सिक्स है, ये थ्योरम सेवन है, ये थ्योरम एट है, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरम नाइन है, और ये है हमारा थ्योरम टेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पेपर में एज इट इज ये सारे थ्योरम्स हैं, है ना। और पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पूरा का पूरा रिसर्च पेपर देख सकते हो। तो